नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूँ आपका ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम 4 बजे मिले हैं हमारी करंट डोज को लेने के लिए। तो 17 जून की क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं, एक बार उस पर चर्चा करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। और पहली जो हमारी खबर है वो क्या है, देखो आज द हिंदू न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जिसमें लिखा है कि इंडियाज टोटल ट्रेड डेफिसिट नैरोज टू 6.6 बिलियन एज टोटल एक्सपोर्ट ग्रोस। ठीक है। तो अच्छी खबर है एक तरह से हम कहें तो, है ना, कि क्या हुआ है पूरी चर्चा हम डिटेल में इसमें करेंगे। तो पहले तो कहाँ रखेंगे इसको, इसको रखिए आप जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी वाले सेक्शन में। ठीक है, इकोनॉमी वाले सेक्शन में रखिए। और क्या है मामला समझते हैं। देखो पहले आप सिंपल तरीके से चलते हैं। एक चीज आप समझते हैं कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। ठीक है। व्यापार में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका इम्पोर्ट, इंपोर्ट जिसको हम आयात बोलते हैं, आयात। और एक होता है एक्सपोर्ट, पोर्ट। ठीक है, इसको हम निर्यात बोलते हैं। तो अगर मैं व्यापार के बारे में बात करूं तो निर्यात और आयात दो चीजें होंगी, जहां पर हमेशा हम क्या चाहेंगे, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो। लेकिन स्थिति रियल में क्या होती है, रियल में अगर हम इंडिया के मामले में कहें तो अभी हमारी कंडीशन इंपोर्ट हमारा हमेशा ज्यादा रहता है और एक्सपोर्ट हमारा हमेशा कम रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर हम नेगेटिव में आ गए। बिल्कुल सही बात है, हम नेगेटिव में हैं। इसी नेगेटिव चीज को, इस नेगेटिव को समझ पाए आप। इंपोर्ट ज्यादा मतलब आपने कुछ चीजें मंगाई, मतलब मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का सामान मंगाया और जो दूसरे देशों में भेजा उसकी कीमत थी 80 रुपए। तो आप कहेंगे कि सर 100 रुपए का सामान हमने वहां से मंगाया, 100 रुपए हमें देने पड़े और 80 रुपए हम बेच पाए, तो मिला करके -20 हो गया मामला। तो -20 इट मीन्स कि हम नेगेटिव में है, इट मीन्स हम नेगेटिव में है। इसी चीज को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं बेटा इसको। ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा, है ना। और ये कहा जा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट में हमारे सुधार हुआ है, बेहतर हुई हैं चीजें। नो डाउट हम अभी भी नेगेटिव में ही हैं, लेकिन कम नेगेटिव में आ गए। मतलब कहने का कि आप थोड़ी पहले ज्यादा उधारी में थे, अब थोड़ी कम उधारी हो गई है। और ये कितनी हो गई है, ये हो गई है $6.6 बिलियन। ठीक है, तो ये याद नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ठीक है, अब आगे समझिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे आप ये बताइए कि रीजन क्या है, रीजन क्या है कि ये घटा कैसे, ट्रेड डेफिसिट में हमारे सुधार हुई है, उसके कारण क्या है, उसके कारण क्या है। तो मेन यहाँ पर दो कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमतें हैं, तेल की कीमतें, ठीक है, ऑयल की जो कीमतें हैं उनमें वो घटी है। ठीक है, कम हुई है प्राइस। तो एक तो ये रीजन हुआ है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में ही हम बहुत सारा तेल मंगाते हैं और इनकी कीमत क्योंकि घट रही है तो इससे हमें फायदा हो गया। और इसके अलावा जो दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही है वो ये है कि जो सर्विस एक्सपोर्ट है, सर्विस है ना, सर्विसेज है, सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट समझे, सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटा कि जो सेवाएं हम दूसरे देशों को देते हैं, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक तरह की सेवा है। जैसे कि हमारे यहाँ से कोई डॉक्टर नर्स गई, वो भी एक तरह की सेवा है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये तो ये चीजें क्या है, ये हमारी सर्विसेज का पार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारी सेवाओं का पार्ट हो जाती हैं, सर्विसेज का पार्ट हो जाती हैं। और सर्विसेज का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि हमने जो भी सेवाएं दी हैं उसमें हमने बेहतर काम किया है। तो इस लिहाज से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सर्विसेज एक्सपोर्ट है जो वो बढ़ा है और इंटरनेशनल ऑयल कीमतें घटी हैं। ठीक है, तो ये चीजें मिला करके क्या हो जाती है बेटा, ये चीजें मिला करके हो जाती हैं कि हम हो गए ओवरऑल फायदे में। ठीक है, हम ओवरऑल फायदे में आ गए। ये चीज समझ में आई आपको। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई देखो ट्रेड जो होता है इसमें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला फैक्टर है, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। तो हमने क्या देखा है कि हमारा जो इंपोर्ट है उसमें 1% की हमने कमी भी की है, क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 1% की कमी की है हमने, और जो एक्सपोर्ट है उसमें हमने 2.8% की बढ़ोतरी की है। ठीक है, तो पहले हमारा जो था वो लगभग $69 बिलियन हुआ करता था। अभी हम कितना, अभी हमारा कितना हो गया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारा जो है वो $71 बिलियन हो गया है। ये याद नहीं करना है। ठीक है, बस मैंने जानकारी के लिए आपको बताया कि एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट घट गया है, एक्सपोर्ट तो बढ़ा है।
लेकिन इंपोर्ट है जो वो कमी आई है, प्लस दूसरी बात हमने हमारे सुधार को है जो एक्सपोर्ट में जो हमने जो सुधार किए हैं वो सर्विसेज हैं जो एक्सपोर्ट है जो एक्सपोर्ट मेन सर्विसेज वो हमारा बढ़ा है। ठीक है, तो मेन कारण आपको समझ में आ गए, इंटरनेशनल ऑयल कीमतें बढ़ी हैं, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है, और अगर हम ट्रेड के बारे में बोले तो एक्सपोर्ट 2.8%, इम्पोर्ट 1%। ठीक है, इसी एक्सपोर्ट में ही तो ये दोनों चीजें शामिल हैं, इतना समझ पा रहे होंगे ना आप। गुड्स एंड सर्विसेज जो हम भेजते हैं एक्सपोर्ट में, हम दो तरह की चीजें भेजते हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विस दोनों। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है जो सर्विस वाला पार्ट है ना, इसमें हमें काफी अच्छा ग्रोथ काम किया है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें थी कि ओवरऑल इसमें अगर देख रहे हैं तो सुधार हुआ है, और सुधार के कारण यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और देखो यहाँ पर एफएटीएफ को लेकर के बात है। एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एफएटीएफ है उसने कंडेम किया किसको, पहलगाम अटैक, टू रिलीज द रिपोर्ट ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा पहले कभी नहीं करता है। एफएटीएफ ने कहा कि हम अपनी एक रिपोर्ट जारी करेंगे कि कौन सा देश कितना आतंकवाद को पनाह दे रहा है, किस लेवल पर वहां पर जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है। तो इसको रखिए आप जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में इसको रख लीजिए एफएटीएफ। देखिए मसला समझते हैं पहले क्या है एफएटीएफ को लेकर के। अगर हम बात करें कि एफएटीएफ है क्या चीज, एफएटीएफ फॉर्म आपको पता चल गई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या है, एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल एंटी टेरर फंडिंग वॉचडॉग है। वॉचडॉग का मतलब क्या होता है, निगरानी करने वाला, निगरानी, है ना, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इज एन एपेक्स इंटर गवर्नमेंटल एंटी टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या चीज है, ये एक वॉचडॉग है। वॉचडॉग का मतलब निगरानी करने वाली एक संस्था है, एक बॉडी है, जो कि एंटी टेरर फंडिंग पर, एंटी टेरर, की टेरर का मतलब समझे कि आतंकवाद के लिए जो मतलब जो भी एंटी टेरर के लिए फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है जो टेररिज्म के लिए, आतंकवाद के लिए जो फंडिंग हो रही है, उस पर निगरानी रखना, एंटी टेरर, ताकि उसको रोका जा सके। ठीक है, तो आतंकवाद बिना पैसे के थोड़ी ना चल रहा है, तो उसके लिए जो है वो उस पर निगरानी रखने वाली बॉडी का नाम है एफएटीएफ। ठीक है, अब देखो आप भी ये बात जानते हो कि यहाँ पर पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान का जो रोल है इसके बारे में अगर हम कहें तो पाकिस्तान का रोल हमेशा से ऐसा ही रहा है जिसमें कि उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या किया है, दोषी ठहर पाया है, कंडेम किया है, कंडेम किया है, और ऐसा पहली बार नहीं है, तीसरी बार कंडेम किया गया है, थर्ड टाइम। ठीक है, थर्ड टाइम है जो वो इसको कंडेम किया है। देखो बिना पैसे के तो काम चल नहीं रहा है, तो जब पैसा इनके पास टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आ कहां से रहा है, तो पाकिस्तान का पूरा पूरा उसमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं कि देखो हम एक ऐसी रिपोर्ट निकालेंगे, है ना, पहली बार हम एक ऐसी रिपोर्ट निकालेंगे जिसमें कि हम ये बताएंगे कि कौन सा देश, कौन सा कौन सा देश, कौन सा देश है जो वो कितना आतंकवाद को पनाह देता है, कितना आतंक, ठीक है, कितना आतंकवाद को पनाह देता है, ये हम करेंगे कि कौन कितना फैला रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एफएटीएफ के बारे में आपको थोड़ा सा समझ लीजिए कि एफएटीएफ का गठन कब हुआ था, 1989 में हुआ था, और 1989 में जो G7 की बैठक हुई थी, जो G7 की बैठक हुई थी, इस बैठक में इसको बनाया गया था। ठीक है, और अगर हम कहेंगे कि किस लिए बनाया गया था, तो जब इसको बैठक में बनाया या गठन किया गया इसका। ठीक है, तो कारण इसका क्या था, क्या था, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे शुरुआत में जब ये बना था तो सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही इसका एक कारण था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग पर हमें निगरानी रखनी है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको और आगे बढ़ा दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया, आतंक वित्त पोषण। मनी लॉन्ड्रिंग तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें अगर आतंक वित्त पोषण वाला है तो भी आप ही को ध्यान रखना है कि आतंकवादियों के लिए आतंक वित्त पोषण कहाँ से आ रहा है, ये भी इसमें याद रखना है। और फिर कुछ समय बाद इसमें एक और फैक्टर ऐड किया गया, जो ये था कि भाई कौन है जो ऐसे वेपन्स को बना रहा है, हथियारों को बना रहा है। ठीक है, ऐसे हथियारों को बना रहा है जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मास डिस्ट्रक्शन, ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार, 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 ठीक है, जो जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मास डिस्ट्रक्शन मतलब
लाइन से डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन ना, बहुत सारे लोगों को एक साथ जो मारने की क्षमता रखते हैं, ऐसे वाले हथियारों को अगर बनाया जा रहा है तो इस पर भी निगरानी रखने का काम इसी एफएटीएफ का है। तो ये तीनों याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो यस आपको टिक लगा देना है। 1989 में ये बैठक हुई थी, ये भी बात आप याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो टोटल अभी के समय में इसमें 39 प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। कौन कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं? एक आपकी यूरोपियन काउंसिल शामिल है और दूसरी आपकी जीसीसी शामिल, गल्फ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा। भारत की स्थिति के बारे में समझ लीजिए। भारत इसमें 2006 में ऑब्जर्वर मेंबर की तरह या ऑब्जर्वर स्टेटस उसको मिल गया था, ऑब्जर्वर की तरह जुड़ा। ठीक है, ऑब्जर्वर की तरह जुड़ा और 2010 में वो फुल फ्लैज मेंबर बन गया, फुल फ्लैज मेंबर बन गया। क्या अंतर है दोनों में? ऑब्जर्वर की तरह जब कोई जुड़ता है तो उसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऑब्जर्वर की तरह अगर कोई जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब होगा कि बस वो अपनी सहमति, अगर वो किसी चीज के लिए सहमत है, उनके मीटिंग में जो हो रहा है उस बात के लिए सहमत है तो ठीक है, और अगर इनके वो सहमत नहीं है तो भी वो मतलब साइड में हो सकता है, हट सकता है वहां से, या वो मतलब उसमें उसको समर्थन मना कर सकता है। लेकिन 2010 में बिना, जब ये फुल फ्लैज मेंबर हो गया, फुल फ्लैज मेंबर का मतलब होता है कि अब कोई भी डिसीजन आपसे बिना पूछे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिए। इसके अलावा आप इसमें याद रखिए कि भाई G7 कंट्रीज का नाम मैंने जिक्र किया है, तो G7 कौन कौन से देश हैं ये भी आपको याद रखना होगा। तो कौन कौन से हैं देखो, जर्मनी, मैं बता देता हूँ आपको, है ना, जर्मनी, और फिर उसके बाद जापान, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के अलावा अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, 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 ब्रिटेन के अलावा, ब्रिटेन के अलावा यहाँ पर और कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका रशिया को भी अभी ले लेते हैं, फिर बताऊंगा रशिया की कहानी क्या है। पहले G8 हुआ करता था एक्चुअली, है ना, बाद में इस रशिया को हटा दिया गया तो G7 बचा। लेकिन रशिया, रशिया के अलावा और कौन है? इटली, इटली के अलावा फिर उसके बाद कनाडा। ठीक है, देखो 7 मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8वां है जो इसको हटा दिया गया। पहले G8 हुआ करता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका एक्रोनिम भी बन जाएगा, पहले पहले लेटर सबके लिए ले लीजिए। तो जीजे नंबर प्लेट किसकी होती है? गुजरात की नंबर प्लेट होती है। और उसके बाद फैब्रिक लिख लो, फैब्रिक, फैब्रिक। ठीक है, ये हो गए G7 कंट्रीज, जिसमें से आर को हटा दिया इन लोगों ने। ठीक है, आर को हटा दिया इन लोगों ने। ठीक, चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। ये देखो क्या है कि नया पौधा अभी खोजा गया है, इसकी डिस्कवरी हुई है। कहां पर हुई है? अरावली हिल्स में हुई है, जयपुर के पास। अरावली हिल्स में जयपुर के पास एक नया फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी यहाँ पर जो भी खोजा गया है। नाम इसका याद रख लो, पोर्टुलाका भारत। ठीक है, पोर्टुलाका भारत इसका नाम है। तो नई प्लांट स्पीशी है जो अभी खोजी गई है। तो इसमें क्या क्या चीजें आप याद रखेंगे? इसमें क्या क्या चीजें याद रखेंगे? एक तो इसका नाम याद रखेंगे सबसे पहले, क्या है? पोर्टुलाका भारत। ठीक है, और ये कैसा है? ये कहां पर मिला है? ये अरावलीज में मिला है। अगर मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊं तो ये जयपुर के पास मिला है, जयपुर के पास मिला है। अगर मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊं तो जयपुर के पास भी यहाँ पर क्या है? गलताजी, 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 गलताजी हिल्स है, पर्वत है। ठीक, गलताजी पर्वत है, वहां पर ये बेसिकली मिला है। तो एक चीज इससे क्या समझ में आ रही है कि सर ये तो एंडेमिक स्पीशीज है, स्थानिक प्रजाति है। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब स्थानिक, यहीं पर मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही है। दूसरी चीज इससे समझ में आती है कि भाई बताइए IUCN में इसका स्टेटस क्या है। तो देखो अभी हमें ये नहीं पता है कि कितने हैं ये संख्या में, तो इसलिए इसके लिए डेटा डेफिशिएंट लिखा हुआ है, डेटा डेफिशिएंट, डेटा की कमी। ठीक है, डेटा की कमी है। लेकिन ये है कि ये बहुत वल्नरेबल है, ये बहुत ससेप्टेबल है। किस चीज के लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। जैसे ही यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें होंगी वैसे ही ये खत्म हो सकता है और विलुप्त हो सकता है। तो ये हमें यहाँ पर ही मिला है, जयपुर के पास अरावली हिल्स में। पोर्टुलाका भारत है जो ये एक
फूल वाला पौधा है, फूल वाला, ये फ्लावरिंग प्लांट है, फूल वाला पौधा है, तो याद रखिएगा फूल वाला पौधा है। जयपुर के पास गलता जी नामक जगह पर ये मिला है। और मिलते कहाँ हैं ये, अगर हम इनकी बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये चट्टान है, तो चट्टान में बीच में मान लीजिए कि क्रैक पड़ा हुआ है, तो यहीं पर क्रैक्स में ही ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इस जगह को, जिस जगह पर ये बोलेंगे तो सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सर्विक्स में ये मिल जाएंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं, और जो नेक्स्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिम्स्टेक से रिलेटेड आर्टिकल है आज के द हिंदू में आप देखेंगे तो ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, ठीक है। तो किस चीज के लिए है, बिम्स्टेक के लिए, बिम्स्टेक है फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये हो गई, इसमें टोटल 7 मेंबर हैं, याद रखना टोटल 7 मेंबर हैं। कौन है वो 7 मेंबर, तो 7 मेंबर हैं बीबीआईएन और एमटीएस, ठीक है। तो बी से बांग्लादेश और बी से भूटान, ठीक है। आई से इंडिया और एन से नेपाल, एम से म्यांमार और टी से थाईलैंड और एस से श्रीलंका, ठीक है। तो ये इसके 7 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक। तो और इसका गठन हुआ था कब, 1997 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और इसको जब जहां पर इसका गठन हुआ था उसको बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन में, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन में, बैंकॉक घोषणा में इसको बनाया गया था, समझ गए। तो अभी क्या हुआ है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 6 अप्रैल 2025, 6 अप्रैल 2025 को इसकी अभी एक क्या है कि बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक तो आप यहां पर रखिए कि भारत ने क्या शुरू किया, भारत ने क्या शुरू किया, बोधि प्रोग्राम शुरू किया। कौन सा, बोधि कार्यक्रम, ठीक है। भारत ने बोधि कार्यक्रम शुरू किया। और ये जो बोधि कार्यक्रम है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बिम्स्टेक हो गया, ओ से क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और डी से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट, एच से क्या हो जाएगा, एच से हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स, और आई से हो जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो बोधि कार्यक्रम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, इसमें ये क्या करेंगे, कौशल विकास पर काम करेंगे, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर, ये कौशल विकास पर काम किया जाएगा, सिखाया जाएगा फॉर बिम्स्टेक नेशन, जितने भी बिम्स्टेक नेशन है उन पर कौशल विकास पर यहाँ पर काम किया जाएगा उन देशों में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो आप याद रखेंगे कि दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है जो वो ओपन किया जाएगा। ये बात हुई थी कहाँ पर, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, ऊर्जा केंद्र, ठीक है, एनर्जी सेंटर है जो इसको ओपन किया जाएगा। और कहाँ पर ओपन करेंगे भारत में, ये बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में इसको ओपन करेंगे, ये याद रखना है। इसके अलावा जो तीसरी चीज थी वो क्या था इसका हाइलाइट्स में, विजन 2030, विजन 2030, इसमें क्या था, इसमें एक रोड मैप बनाने के बारे में बात हो रही है कि हम एक पूरा खाका बनाएंगे, ठीक है, एक पूरा खाका, एक रोड मैप बनाएंगे। और रोड मैप भी कहां पर, रीजनल प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए बनाएंगे एक खाका, ताकि हमारा रीजनल प्रॉस्पेरिटी, क्षेत्रीय विकास हो सके, ठीक है, क्षेत्रीय विकास, रीजनल प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब आर्थिक
इंटीग्रेट करना है ना, जोड़ना, आर्थिक जुड़ाव। ठीक है, तो रीजनल, यहाँ पर रीजनल प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर विजन 2030 के बारे में बात हुई। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बनाने के बारे में बात हुई। और तो ये चीजें हैं जो अभी भारत ने की, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली जो बात हो रहे हैं, बात जो हो रही है वो क्या है कि बिम्स्टेक में हुआ क्या है। बिम्स्टेक में एकदम से यहाँ पर हमने बिम्स्टेक देशों में तेजी देखने को मिली है। किस फील्ड में? कार्गो ट्रेड के मामले में। कार्गो ट्रेड है जो, उसके मामले में तेजी देखने को मिली है। और क्यों तेजी देखने को मिली है? क्यों देखने को मिली है? बिकॉज ऑफ क्यों देखने को मिली है? क्योंकि हमने बिम्स्टेक बिम्स्टेक क्या साइन किया? एमटीसीए के कारण। एमटीसीए के कारण। एमटीसीए क्या है यहाँ पर? एमटीसीए का मतलब है यहाँ पर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मैरीटाइम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो, उसकी वजह से यहां पर हमने कार्गो का जो ट्रेड है हमारा, उसमें बिम्स्टेक देशों में आपस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है? लेकिन प्रॉब्लम है जो, मतलब आप ये बात समझ पाए ये किस चीज के लिए? ये एक तरीके का क्या है कि आप कह सकते हैं कि सर एक रेगुलेटरी मेजर है ना, एक प्रावधान है जो कि क्या है, रेगुलेशंस पर बात करता है, नियमों पर बात करता है। किस चीज के? ताकि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको, उसके नियमों को आसान किया जा सके, है ना। रेगुलेटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि आसान करेगा। और साथ में आप ये कह सकते हैं कि पोर्ट हैं जो हमारे पोर्ट हैं, है ना, जो बंदरगाह हैं, उनको, उनकी कॉस्ट भी यहाँ पर घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए पूरा मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के अगर सहयोग मिलता है तो उस केस में ये चीजें यहाँ पर फायदेमंद करेंगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम किसकी है? बांग्लादेश की। अब आर्टिकल की ओर चलते हैं थोड़ा कि भाई बांग्लादेश में समस्या है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ समस्या क्या है कि क्योंकि हमें बांग्लादेश के साथ कुछ समस्याएं हुई, तो हमने क्या किया कि इनके साथ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो, उसको यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। हमने क्या किया? ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो, उसको हटा दिया। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो, उसको हमने हटा दिया। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हटाने के पीछे फिर हमें कारण बताया कि भाई भारत ने क्यों हटा दिया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। और ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हटाते ही होगा क्या कि इनको महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, इनको चीजें महंगी पड़ जाएंगी। क्या महंगी पड़ जाएंगी? आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, है ना, जो सूती वस्त्र है, वो सूती वस्त्र या रेडीमेड गारमेंट्स है जो, उसका बहुत बड़ा वहां पर आप ये कह सकते हैं कि काम होता है, जो वो अलग अलग देशों में भेजते हैं। तो अगर वो भेज ही नहीं पाएंगे, भाई पहले हमने इनको अलाउ किया हुआ था कि भाई हमारे पोर्ट का इस्तेमाल करना, और अलग अलग देशों में आप अपने सूती वस्त्र या फिर जो भी चीज आपको भेजनी हो आराम से आप भेज सकते हो हमारे भारत के पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, लेकिन बाद में हमने इस फैसिलिटी को हटा लिया। इस फैसिलिटी को जब हटाया तो उसका हमें कारण बताना पड़ेगा। तो उसका कारण हमने बताया कि भाई पोर्ट हैं जो, वो कैसे हो रहे हैं, हमारे पोर्ट बहुत कंजेस्टेड है। ठीक है, कंजेस्टेड है, पोर्ट कंजेस्टेड है, इसकी वजह से हम हटा रहे हैं। दूसरा, हम खुद ही डिले का शिकार हो रहे हैं, देरी बहुत हो रही है एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, सामान को भेजने में देरी बहुत हो रही है, डिले का शिकार हो रहे हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि डिले हो जा रहा है, इसलिए हमें आपकी ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जिसमें हमने आपको भी अलाउ किया हुआ है, तो आपका भी सारा काम यहीं से हो रहा है, हमारा भी यहीं से हो रहा है, तो हमें दिक्कत हो रही है। तो अब हम इसको हटा रहे हैं। ऐसा करते ही तुरंत क्या हो जाएगा? ऐसा करते ही तुरंत आप कह सकते हैं कि दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। किसको? बांग्लादेश को जो लग रहा था कि इजीली चीजें चलती रहेंगी जैसे पहले चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये किया तो सब कुछ कॉस्टली पड़ जाएगा ना। अब कॉस्टली पड़ेगा, क्यों क्यों कॉस्टली पड़ेगा? क्योंकि अब वो कहाँ से भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, ये सब उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, तो पहले तो हमने ये बताया, और जब हमने ये बताया उन्होंने हरकतें करना शुरू करी। जैसे ही हमने ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज हटाई तो उन्होंने हरकतें करना शुरू कर दी। ठीक है,
बांग्लादेश को लग रहा था कि भाई अब हम अपना सामान कैसे भेजेंगे और हमारे लिए जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है। तो उनकी विजिट जब चाइना में हुई तो चाइना में उन्होंने कह दिया कि देखो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है भारत का, उसके लिए बांग्लादेश एक बहुत बढ़िया एंट्री हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शक के घेरे में आ गया कि भाई नॉर्थ ईस्ट अगर आपको जाना है तो बांग्लादेश को हब बना दो, ऐसा उन्होंने चाइना के में जाकर के कहा। तो ये तो हमारे लिए दिक्कत है। तो भारत ने क्या फिर दो स्टेप्स लिए। ठीक है, भारत ने क्या किए कि दो स्टेप्स लिए। और कौन कौन से हैं वो दो स्टेप? एक स्टेप ये है कि बांग्लादेश से आने वाली जो भी चीजें हैं उनकी 7 कैटेगरी की चीजें हैं, 7 कैटेगरी की जो चीजें हैं उनको उन्होंने क्या किया, स्टॉप कर दिया कि गुड्स जो आप बेचते हो 7 तरह की 7 कैटेगरीज को हम रोक देंगे, हमारे देश में नहीं बेच पाओगे। दूसरा काम उन्होंने और कहा, दूसरा काम उन्होंने क्या किया, दूसरा काम जो उन्होंने किया वो ये था कि बांग्लादेश के सामान की एंट्री है जो, वो भारत में क्या करो, लिमिटेड पोर्ट से कर दो। भारत में अगर आप भेजोगे सामान तो केवल और केवल आप कोलकाता पोर्ट को पकड़ लो, कोलकाता। और दूसरा नावा शिवा, नावा शिवा। ठीक है, नावा शिवा है जो, उसको आप पकड़ लो। ठीक है, नावा नावा शिवा, ये दो पोर्ट से अलाउड है, बाकी किसी और पोर्ट से आप नहीं भेज पाओगे। चलो, तो अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि सर ऐसे तो उनके ऊपर बहुत कीमत आ जाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना। रेडीमेड गारमेंट पर उनकी 85% रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड जो गारमेंट है, ठीक है, इस पर लगभग लगभग 85% उनका जो जीडीपी है वो डिपेंडेंट है ना, जो उनका एक्सपोर्ट है वो डिपेंडेंट है, तो वो सब पूरा क्या है, बाधित हो जाएगा। तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी इन लोगों के लिए। तो ये हुआ। अब यहाँ पर जो आर्टिकल कह रहा है ये बात तो सही है, ठीक है। तो आर्टिकल जो यहाँ पर कह रहा है कि देखो ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के लिए दिक्कत है, ये भारत के लिए भी दिक्कत है। किस चीज के लिए? क्रेडिबिलिटी। भाई क्रेडिबिलिटी नाम की एक चीज होती है। जैसे ही ये महसूस हो, भाई दुनिया के पास क्या मैसेज किया कि जैसे ही बांग्लादेश ने पाला बदला, है ना, जैसे शेख हसीना की सरकार है जो वो गिर गई, ठीक है, तो शेख हसीना की सरकार जब गिर गई तो भारत ने, यहाँ पर क्या है, क्रेडिबिलिटी इशू है भारत का, कि भारत ने जो चीजें वादे के रूप में कर रखी थी उनको उसने वापस ले लिया। इससे क्या होगा कि जो अड़ोस पड़ोस में जो दूसरे देश हैं, ठीक है, आप एक तरफ क्या है, एक तरफ आप लीडर बन रहे हो, है ना, कि हम लीडर हैं, जितने भी ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं। तो अगर आप ग्लोबल साउथ के लीडर हो तो ये मैसेज एक नेगेटिव फ्लो कर रहा है कि भाई आप जैसे ही हवा की धारा बदली वैसे ही भारत का भी रुख बदल गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ये कर रहे हैं। और इससे क्या है कि भारत को भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है ना। भारत अपने आप में क्या है, एक लीडर है ना, भारत अपने आप में क्या है, एक लीडर है। और भारत क्योंकि एक लीडर है तो लीडर को लीडर की भूमिका यहाँ पर निभानी होगी। भारत के पास बेहतर पोर्ट है ना, बेहतर बंदरगाह है हमारे पास, इसलिए सबको साथ लेकर के चलना होगा। ठीक है, लेकिन जो ये मैसेज जाएगा ऐसा करने से ना, सबको हमें साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन जो मैसेज जाएगा वो तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैसेज तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। और क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा तो हालांकि मान सकते हैं कि भाई बांग्लादेश पहले ज्यादा नेता बन रहा था, है ना, वो एक तरफ चाइना को जाकर के भाषण दे रहा है, पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, श्रीलंका को अपनी तरफ ले रहा है, तो ये एक तरीके की डिप्लोमेटिक चाल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राइटर कह रहे हैं वो ये है कि ऐसे में क्रेडिबिलिटी का इशू भारत के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो वैसे जरा सा आर्टिकल है, इसमें क्या सिग्निफिकेंस ऑफ द शिपकिला पास को लेकर के, शिपकिला पास आपने सुना होगा, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो वो तो वैसे भी हमें पता ही है। अगर हम शिपकिला पास के बारे में बात करें, शिपकिला की बात करें, है ना, शिपकिला, देखो ला का मतलब पास होता है, पास, ये तो अलग से पास दोबारा नहीं लिखना होता। शिपकिला, शिपकिला के बारे में आप जानते हैं कि सतलज है जो, सतलज एंटर्स इनटू इंडिया, सतलज भारत में कहाँ से एंट्री करती है, भारत में वो शिपकिला से एंट्री करती है। ठीक है, भारत में वो शिपकिला से एंट्री करती है। और ये कहाँ पर है शिपकिला? आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये एक तरह से इंडो तिब्बत बॉर्डर, इंडो तिब्बत, है ना, ये है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक आप ये कह सकते हो कि सर हमारी जो मानसरोवर यात्रा है वो 14 दिन की हो जाती है मात्र, जब हम यहाँ से जाते हैं, तो इस रास्ते से जाते हैं शिपकिला होते हुए मानसरोवर यात्रा। तो मतलब धार्मिक एंगल से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पर क्षेत्रीय व्यापार को लेकर के भी बोल सकते हैं, क्षेत्रीय व्यापार। ठीक है, कि हमारा जो रीजनल ट्रेड है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से पास पड़ जाता है तो सीधा सीधा ट्रेड हो जाता है। और तीसरी अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जीवन शैली साझा करते हैं, जीवन शैली साझा करते हैं। जीवन शैली साझा करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जीवन शैली साझा करने का मतलब यहाँ पर हुआ कि हमारे जो कल्चरल टाइज है, कल्चरल, वो भी सेम है। ठीक है? तो इन सब चीजों को देखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हो सकता है हमारे लिए शिपकिला। तो वैसा कुछ नहीं, बस शिपकिला की इंपॉर्टेंस बताएगी, तो बस ये 3 पॉइंट आप याद रखो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलावा आज का क्वेश्चन देख लीजिए कि भाई बिम्स्टेक है जो वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल बनने की क्षमता रखता है, लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त रूप से उपयोग में लाया गया है। ठीक है, अभी भी अपर्याप्त, ये प्रॉपरली अभी इसका हम यूज नहीं कर पा रहे। भारत की क्षेत्रीय विदेश नीति में बिम्स्टेक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से हाल के वर्षों में भारत की विश्वसनीयता और क्षेत्रीय सहयोग में निरंतरता को लेकर उठे सवालों के संदर्भ में हमें यहाँ पर ये पूरा विश्लेषण करना है। ठीक है, BIMSTEC has the potential to act as a bridge between the South and the Southeast Asia, but it remains underutilized. Critically analyze the role of BIMSTEC in India's regional foreign policy in light of recent question on India's credibility and consistency in regional cooperation. ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा। इसके अलावा इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लगातार यूपीएससी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए आप इस सेशन को जरूर फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो grow_IAS हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।